गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, अम्ल, भस्म तथा लवण, इसके बारे में तुम लोग को विशाल भैया पढ़ाए हैं, है ना। उनकी तबीयत खराब होने के चलते हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि तुम लोग को पिछला वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रत्येक दिन घर में माँ पिताजी को प्रणाम करना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर निकलना जरूरत होने पर बहुत नेसेसरी है तो जाइए, वो भी मास्क लगा के। आने के बाद आंख को बढ़िया से धोइए ताकि आप बीमार न हो पाए, है ना। अगर आप एक बार बीमार हो जाइएगा आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कैसे हमारा इसमें अम्ल, भस्म और लवण है ना। देखो, विषैले तथा तीव्रनाशक अम्ल। विषैला, बहुत सारा अम्ल एसिड क्या होता है तो विषैला होता है, और तीव्रनाशक मतलब तुरंत संचार हो जाएगा, उसका तुरंत नष्ट हो जाएगा। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, यथा जैसे कार्बोलिक अम्ल यानी फिनॉल, यह बहुत ही विषैला होता है। कुछ अम्ल संचारक व हानिकारक होते हैं। कुछ क्या होते हैं, किसी चीज पे जाएगा तुरंत उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, तो हानिकारक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग घरों में बैटरी है, कार में बैटरी है, जीप में बैटरी है, ट्रक में बैटरी है, उस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल जो उपयोग होता है वो बहुत ही हानिकारक है, जिसके अनेक प्रकार के खाद्य एवं विस्फोटक बनाए जाते हैं। और एक है जिसका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या बनता है भाई, बहुत सारा प्रकार का खाद्य, और खाद मतलब जो हम लोग देते हैं, किसमें देते हैं, पेड़ पौधा में। दूसरा है विस्फोटक। विस्फोटक का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग विस्फोट करते हैं, पटाखा जैसे विस्फोट करते हैं उस तरह करके डायनामाइट वगैरह ये सब बनता है, उसमें डाला जाता है बारूद वगैरह में। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, और हम लोगों के घर जो पेट है उसमें क्या निकलते रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमेशा, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। आखिर इसका काम क्या है, तो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर पेट में अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। अगर मान लो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जरूरत से ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, निकलने लगता है, स्राव होने लगता है, तो हमारे पेट में क्या आता है, तो बोलते हैं गैस का शिकायत हो गया, अम्लीयता हो गया, एसिड हो गया। इसके उपचार हेतु प्रायः एंटाएसिड यानी एसिड का विरोधी चीज को हम लोग लेते हैं, का उपयोग करते हैं। एंटाएसिड मूलतः क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है। एंटाएसिड मतलब एसिड का विरोध, है ना, तो उसका क्या होगा, क्षार होगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि। घर में अगर नींबू, सिरका तथा खाने का सोडा हो तो पेट में अम्लता को कम करने के लिए खाने का सोडा का विलयन ही असरदार होगा। अगर मान लो घर के अंदर तुम्हारा नींबू है, सिरका है, सिरका मतलब अचार होता है, खट्टा चीज, खाने का सोडा हो, है ना, ये सब पेट में अम्लता को क्या करेगा, लेने से कम करेगा। सोडा का विलयन ही असरदार ज्यादा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हानिकारक नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि परंतु अन्य भस्म जैसे चूना जल तथा बेरियम हाइड्रोक्साइड विषैला तथा हानिकारक होता है। भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तीव्रनाशक होता है। बोल रहा है कुछ भस्म होते हैं, भस्म मतलब क्षार हुआ, तो वो जो भी तुम्हारे लिए कुछ विषैला होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो चमड़े को जला देता है। ये क्या करता है, चमड़े को जला देगा। टूथपेस्ट भस्म होता है जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सक्षम होता है, तब दांत की रक्षा करता है। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, भस्म, और यह क्या काम करता है, तो हमारे मुंह में जो भी अम्ल है उसको उदासीन करेगा, और साथ ही साथ जो मतलब दांत की रक्षा करने में, मतलब दांत को सही ढंग से सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। वेनस का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है। वेनस ग्रह का नाम है जिसको हम लोग वेनस, शायद बुध का नाम शायद,
है ना। तो वेनस का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल का बादलों से घिरा हुआ है, अतः वेनस पर जीव संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल अवयव पर एक विषैला होता है, हानिकारक होता है, संक्षारक होता है, जो कि हमको किसी प्रकार का जीवन को लाने में संभव नहीं है। इसलिए क्या है, वहां जीवन संभव है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक। अम्ल तथा भस्म कुछ रंजकों के रंग में परिवर्तन करने के सक्षम होते हैं। इनमें से एक रासायनिक सूचक लिटमस है। मतलब हम लोग किसी भी, मान लो कि अम्ल है या भस्म है, इसके कोई रंग मान लो होगा जिसका परिवर्तन होते रहता है, तो उस परिवर्तन में हम इसको कैसे जानेंगे कि हमारा यह कैसा है ना। तो इसका रासायनिक सूचक लिटमस के द्वारा निकलता है, जिसे थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ये लिटमस पेपर निकलता है, वो लाइकेन पौधे से मिलता है, जो गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। मतलब लिटमस जो है, अगर अम्लीय विलयन है तो वहां कैसा रंग देगा, लाल, और अगर क्षारीय विलयन है तो वहां कैसा रंग देगा, नीला। कहने का मतलब है कि यह लिटमस पत्र हमको कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय, इसका पहचान करने में मदद करता है। अगर हम उस लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं और निकालते हैं और देखते हैं कि अगर वो लाल हो गया तो हम समझ जाएंगे जो घोल है वो अम्लीय है, और अगर नीला हो गया तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, क्षार है। फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है, जिससे नीला लिटमस पत्र तथा लाल लिटमस पत्र प्राप्त होगा। किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन अम्लीय कहलाएगा, और यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो विलयन क्षारीय। अगर लिटमस पत्र का ही कलर लाल और नीला है, और अगर हम लाल लिटमस पत्र को डाले और लाल ही रह गया तो अम्ल हुआ, लेकिन अगर वो नीला हो गया तो क्या हो गया, वो क्षार। और यदि वो नीला लिटमस पत्र को हम डालते हैं और वो विलयन में जाने के बाद लाल हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो अम्ल। फूलों तथा सब्जियों के रंग अम्ल द्वारा प्रभावित होते हैं। जितने भी हम लोग फूल, फल, सब्जी जो भी लाते हैं उसमें जो रंग दिखता है वो किसके कारण होता है, उसके अंदर अम्ल जो है। नर्सरी में पिटूनिया फूलों के रंग में परिवर्तन आपने देखा होगा। पहली वर्षा में उपस्थित अम्ल वर्षा से ही फूलों की पंखुड़ियों का रंग गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। मतलब पहला वर्षा जब होगा तो वो कैसा होता है, अम्लीय वर्षा होती है, हल्का। तो उस अम्लीय वर्षा के कारण फूलों का पंखुड़ी का रंग कैसा हो जाएगा, गाढ़ा गुलाबी। अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूलों के पत्ते, पिटूनिया तथा जेरेनियम आदि के विलयन भी अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम होते हैं। इन्हें भी अम्ल भस्म सूचक के रूप में व्यवहार किया जा सकता है, किंतु लिटमस को छोड़कर इन सबों का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं हो पाता, क्योंकि ये पदार्थ हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम लिटमस पत्र को छोड़कर देखें कि इन सब चीज का भी उपयोग करें पहचानने के लिए, तो प्रयोगशाला में यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ऑक्सीजन से भी धीरे धीरे आने के बाद वो नष्ट हो जाता है कलर। वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है, उन्हें सूचक, जिस मान लो रंजक के द्वारा या जिस डाइस के द्वारा या जिस पदार्थ कह सकते हो, मतलब रंग के द्वारा हमको यह अम्ल या क्षार का मान लो सूचना मिलता हो, तो उसको क्या कहेंगे, सूचक, इंडिकेटर। सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सूचक के रूप में लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि लिटमस का लाल से नीला रंग में परिवर्तन तीक्ष्ण नहीं होता। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से मेथिल ऑरेंज तथा फेनॉल्फेथिलीन सूचक का उपयोग किया जाता है। कुछ सूचकों का रंग परिवर्तन निम्न सारणी में दिया गया है। मतलब कुछ जो रंग है जिसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि क्षार है या अम्ल है, तो लिटमस के द्वारा लाल में अम्ल जानते हैं, क्षार में नीला होता है। मेथिल ऑरेंज जो होगा वह लाल और पीला होगा, लाल होगा अम्ल में और पीला होगा क्षार में। फिनॉल्फथैलीन यह अम्ल में रंगहीन होगा और क्षार में गुलाबी होगा। हल्दी पीला होगा अम्ल में और लाल होगा क्षार में।
चुकंदर लाल बैंगनी कलर का होगा अम्लीय में, और छार में अगर डाल देंगे तो पीला हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता लाल बैंगनी होगा कब? अम्ल में, और हरा कहाँ होगा? छार। इस चीज का हम एक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म करके छान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हल्दी को गर्म करेंगे छोटे छोटे टुकड़ा को, और उसको छान लेंगे। हल्दी से प्राप्त विलयन को दो अलग अलग परखनलियों में लें। एक परखनली में साबुन का विलयन डालें। परखनली के विलयनों का पीला रंग लाल भूरे रंग का परिणत हो जाता है, जिसे साबुन के क्षारीय होने का पहचान होती है। दूसरे परखनली में सिरका डालें, है ना, एसिटिक अम्ल, जो नींबू का पानी भी हो सकता है या अचार का रस भी हो सकता है। सिरका परखनली में रखे विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता था, सिरका अम्लीय है। कहने का मतलब हो गया, हम लोग अभी यहाँ पढ़े हैं सारणी में कि हल्दी अम्ल में जाने पे पीला रंग का होता है, और क्षार में जाने के बाद कैसा हो जाता है? लाल भूरा। तो तुम लोग ऐसे भी देखे होंगे, तुम्हारा हल्दी का अगर मान लो छिटका वगैरह किचन में पड़ गया तुम्हारा गंजी में, कपड़ा में, किसी प्रकार में, तो उसको जब हम साबुन लगाते हैं तो भूरा रंग का हो जाता है। ये तुम लोग हमको लग रहा है नॉर्मल रूप में देखे होंगे, ठीक है। तो वो जो देखते हो उसका मतलब हुआ कि साबुन क्षार है। क्षार जब उस पर पड़ेगा हल्दी पे तो किस कलर का हो जाएगा? लाल भूरा रंग का, और मतलब लगभग हल्का ऑरेंज टाइप का दिखाई देगा। अच्छा, और अगर वो अम्ल है यानी एसिड है तो इसका मतलब हल्दी कैसा कलर का रहेगा? पीला का पीला रहेगा। इसके लिए तुम कर सकते हो, नींबू का पानी लो, नींबू का रस लो या नींबू का पानी ले लो, नींबू में पानी मिला के, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालो। देखो हल्दी कलर कुछ परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हुआ तो समझना कि वो अम्ल नहीं है, क्या है? क्षार। बात समझ में आया? तो ये तुम कर सकते हो। लाल गोभी का छोटे टुकड़े को जल में गर्म कर छान लेते हैं। इस विलयन का रंग लाल बैंगनी होता है। इस विलयन को दो परखनलियों में लें। एक परखनली में सिरका या नींबू का रस डालें। परखनली में रखे बैंगनी के विलयन का रंग लाल हो जाता है। दूसरे परखनली में साबुन का विलयन डालें। परखनली में बैंगनी रंग के विलयन को यह हरा कर देता है, अर्थात सिरका अम्लीय था, साबुन क्षारीय होता है। मतलब ये तो लाल गोभी हम लोग के पास मिलता नहीं इधर में, मतलब बोकारो चार लाल गोभी नहीं देखे हैं, ऐसे जहाँ होता है। तो लाल गोभी का अगर हम लोग यहाँ बोल रहा है कि अगर हम लोग सिरका में डालते हैं तो लाल बैंगनी लाल गोभी का पत्ता कैसा हो जाएगा? लाल बैंगनी कलर का हो जाएगा, है ना, पर्पल कलर का। और अगर क्षारीय में डालेंगे तो साबुन में तो कैसा हो जाएगा? हरा। इससे पता चल जाएगा हमारा कि अगर हरा हो गया तो वो क्षार है। एक और क्रियाकलाप डालेंगे चुकंदर का। से बनाए गए बैंगनी रंग का सूचक को एक परखनली में ले तथा इसमें साबुन का विलयन डालें। सूचक का बैंगनी रंग पीले रंग में परिणत हो जाता है तो सूचक का पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसका मतलब यहाँ बोल रहा है कि अगर चुकंदर का लाल बैंगनी कलर है ना, और उसमें हम क्या किए? साबुन घोल डाल दिए, और वह घोल किस रंग का हो गया? पीला। इसका मतलब साबुन क्या हो गया? क्षारीय, है ना। इसी को यहाँ फोटो के द्वारा दिखाया है, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। कुछ का गंध कैसा होता है? अम्लीय होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में वो बदल जाता है। इन्हें ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री सूचक। जैसे प्याज, लवंग तेल, लवंग तेल मतलब लौंग का तेल, है ना, क्लोव ऑयल, तथा वैनिला इत्र। जो वैनिला इत्र होता है, इत्र देखोगे ज्यादातर ईद वगैरह के अवसर पे हमारे मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं? इत्र लगाते हैं। मतलब जब नमाज वगैरह पढ़ता है, मुस्लिम या हम लोग भी परफ्यूम लगाते हैं तो लोग इत्र लगाते हैं। तो वही वैनिला जो इत्र होता है वो। ये सब अम्ल तथा भस्म का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और भस्म को किसी धातु के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब बोल रहा है हाइड्रोजन से ऊपर के धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण भी बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। कहाँ से? जब हम हाइड्रोजन से ऊपर के जितने गैस हैं, ये धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करेंगे।
अच्छा, इस श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितना ही दूर स्थित होता है उतना ही सक्रिय माना जाता है। पोटेशियम काफी सक्रिय धातु होता है तथा सीसा सबसे कम सक्रिय धातु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसको दिखाना होगा। ऐसे डायरेक्ट सीधा करके दिखाओ ना, ऐसे। बराबर दिख रहा है ना? देखो यहाँ देखो, ये ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। और पोटेशियम से हम नीचे जा रहे हैं ना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, लोहा, Fe, टीन, SN, लेड, Tb, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। और तांबा, कॉपर है, पारा, चांदी, सोना है, दिख रहा है। तो अगर हम अम्ल यहाँ पे यूज करते हैं तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तभी क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तभी क्रियाशीलता क्या होगा, और घटते चला जाएगा। समझ में आ गया बात? यही चीज यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन से नीचे जाने पे घटता है अभिक्रियाशीलता अम्ल का, और ऊपर जाने पे अभिक्रियाशीलता बढ़ता है। और एक बार बताया कि जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसका लवण बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके, ये देखो यहाँ पे एक कार्यकलाप किया है, ठीक है। ये चित्रानुसार में क्या पढ़ेंगे, इसको देखने के बाद समझ में आएगा कि चित्रानुसार उपकरण सजाएं। जैसा चित्रानुसार है, ये एक फ्लास्क दिख रहा है तुमको, है ना। कुछ जस्ता के टुकड़े को कोणीय फ्लास्क में ले, ये कोणीय फ्लास्क है, में लेते हैं। क्या लेंगे? जस्ता का कुछ टुकड़ा, दिख रहा होगा तुम लोग को, कुछ टुकड़ा हल्का हल्का दिख रहा है, वही टुकड़ा लें। और थिस्ल कीप, ये थिस्ल कीप है, ठीक है। उस कीप से फ्लास्क में 25 ml तनु H2SO4 डालें। यहाँ पे हमारा क्या है, एक यहाँ पे ये फ्लास्क है। कैसा फ्लास्क है भाई? थिस्ल कीप जैसा है ना। इस कीप के द्वारा हम लोग 25 ml H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले ऊपर उठने लगता है। अगर हम मान लो ये पानी है, नाद है, ये गैस यहाँ से निकलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साबुन का पानी बना देंगे। उस पानी में साबुन डालने पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे साबुन के बुलबुले के रूप में निकलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। और बुलबुला ऊपर निकलेगा, मतलब समझ गए हाइड्रोजन निकल रहा है। एक जलती हुई संटी को साबुन के उठते हुए बुलबुले के नजदीक ले जाएंगे अगर, तो हाइड्रोजन गैस भरे साबुन के बुलबुले मंद विस्फोट के साथ जलने लगता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, विस्फोट के साथ जलता है, तो हम जैसे ही बुलबुले के साथ ले जाएंगे कोई संटी या माचिस का तीली, तो वो धम से आवाज करके जलेगा, ठीक है। सक्रिय धातु जस्ता एवं एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सक्रिय धातु अगर जैसे जस्ता एवं एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ हम लोग जलाए किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब हम लोग यही जस्ता को और एल्युमिनियम को किसके साथ जलाएंगे, मतलब अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगा। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकला। एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड किए तो हमारा क्या निकला, हाइड्रोजन अलग हुआ। इस प्रकार की अभिक्रिया अन्य धातुओं द्वारा नहीं होता। इस प्रकार की अभिक्रिया जो हमारा है वह दूसरा कोई धातु के साथ नहीं होता। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, कोई भी धातु है अगर हम उसको कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्लों की क्या अभिक्रिया को देखते हैं। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो जिंक सल्फेट बना, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकला अलग से। उसी तरह से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, सोडियम क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया कराए तो हमारा सोडियम सल्फेट बना, और साथ में क्या निकला, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम लोग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl, ठीक है, तो इसको अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ तो हमारा क्या निकलेगा, NaCl, जल और कार्बन। दोनों में बोला है, दोनों के साथ ये निकलता है, ठीक है। अच्छा, CSO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे 2HCl को तो CsCl2 कार्बन कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है।
तो इस तरह का कार्यकलाप हम लोग देखें यहाँ पे। चित्रानुसार उपकरण सजाएं, जैसे ये चित्र है हमारा, इसके अनुसार सजाएंगे। यहाँ पे इस प्रकनली में क्या डाले हैं, HCl तनु मतलब घुला हुआ। संगमरमर का टुकड़ा, संगमरमर तुम लोग देखे होगे है ना, वो टुकड़ा चित्रानुसार सजाए। प्रकनली संगमरमर का CH3 का एक छोटा टुकड़ा ले तथा उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले। अम्ल डालते ही फदफदाहट के साथ रंगहीन गैस निकलती है जो चूना जल का दूधिया कर देता है, अतः निकलने वाली रंगीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जैसे ही इसमें ये डालेंगे HCl, इसमें से धुक धुक करके क्या निकलेगा, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान क्या है, जैसे ही वो चूना जल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको पानी को दूधिया कर देगा। चूना जल का मतलब क्या होता है, जो हम चूना फूलने देते हैं किसी में, तो चूना फूल जाएगा, पहले खदखद करेगा, फिर चूना फूलने का जो ऊपर में पानी आ जाता है जिसमें सादा रंग नहीं रहेगा, घुल जाने के बाद शांत जब पानी बैठ जाएगा ना, ऊपर में जो पानी आएगा एकदम सादा पानी रहेगा तुम्हारा, उस पानी को किसी भी बर्तन में रख लो और यह जो तुम्हारा ये क्रिया हो रहा है, इसका प्रकनली में एक पाइप लगा के इसमें डाल दो गैस को, तो देखोगे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड होने के चलते उस पानी को कैसा रंग डाल देता है, दूधिया। इसीलिए चूना जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो दूधिया होगा। आप अपने मुंह से ही फूकोगे उसको तो दूधिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह से फूका हुआ जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यही चीज यहाँ दिया, चूना जल CH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ निकला दूधिया अवक्षेप। क्या निकला, दूधिया अवक्षेप निकला CO3 का, और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है निकला जल के रूप में। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिससे विलयन पुनः स्वच्छ बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो फिर से यह विलयन जैसा था वो ऐसा स्वच्छ बन जाएगा। तो हमारा क्या है, CaOCO3 जब हमारा जल के साथ अभिक्रिया किया और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बना तो क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो हमारा वही चीज बन गया जो था। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट की जांच करने में भी किया जाता है। इस तरह का अभिक्रिया हम लोग किसमें करते हैं, तो इसका अभिक्रिया कार्बोनेट की जांच करने में भी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी, या पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड है निकल रहा है, ये चीज का अभिक्रिया में करते हैं हम लोग जांच। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म अभिक्रिया। अम्ल भस्म अभिक्रिया, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या निकला, जल, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए कार्यकलाप में समझा जा सकता है। ये नीचे में समझाया गया उदासीनीकरण कैसे है। एक परखनली लेते हैं, 2 मिलीलीटर तनु NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले तथा इस विलयन में 2 बूंद फिनोल्फथैलीन सूचक डालें। फिनोल्फथैलीन सूचक जो यहाँ पे दिया हुआ था, फिनोल्फथैलीन सूचक का बारे में बताया है कि अगर अम्ल में जाएगा तो रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होगा, और क्षार में रहेगा तो गुलाबी। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाले हैं, देखते हैं वो किस तरह का होता है। इस विलयन में विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। जैसे फिनोल्फथैलीन सूचक डालें तो फिनोल्फथैलीन सूचक डालते हैं, विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है ना। तो इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। अब इसमें क्या डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बूंद बूंद करके। अम्ल तब तक डालते रहें जब तक कि विलयन गुलाबी रंग लुप्त न हो जाए। अम्ल को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि वो किस रंग का न हो जाए, गुलाबी रंग लुप्त न हो जाए। यह रंगहीन विलयन उदासीन होता है। अम्ल रंगहीन विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की 1 बूंद डालें, विलयन का रंग पुनः गुलाबी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 1 बूंद डालने से विलयन क्षारीय होता है। इससे पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है विलय क्या है, ये अम्ल है। तो अम्ल में ये जो हमारा जिसका नाम है फिनोल्फथैलीन सूचक, इसको अगर डालते हैं तो अम्ल में वो रंगहीन हो जाता है। लेकिन जब हम इसको क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं, और अगर गुलाबी रंग का किस में हो जाएगा तुमको, क्षार में, ठीक है। अब धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। तो धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म, तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। अगर धातु का ऑक्साइड को हम
किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा हमको, लवण देगा और साथ में जल बनाएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 से घुलकर नीला विलयन देता है। इस नीले विलयन को बेसिन में लेकर वाष्पित करने पर नीले रंग का ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है जो लवण है। देखो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है यानी तांबा कॉपर, उसको हम अगर अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, हमको क्या देगा, कॉपर सल्फेट जो नीला रंग का होगा और साथ में जल। जब हम जिंक ऑक्साइड को करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया तो जिंक सल्फेट देगा और साथ में जल देगा। अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड को देंगे हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, तो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हमारा CaCl2 देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा और साथ में जल देगा। अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया, जो अधातु है, ये सब धातु पर है, अब अधातु है तो अधातु के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अम्लीय होते हैं। ये सब का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल यानी CaOH2 के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पे और अधातु के साथ अभिक्रिया करने पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे की पढ़ाई हम लोग इसी तरह अगले क्लास में करेंगे, है ना, जो इसमें नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये छोटा छोटा तुमको चीज याद करना है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया सब दिया है इसको रफ कॉपी में लिखना है। इसको क्या पुकारते हैं, वीडियो में हम सबको पुकारे हैं, वो सारा नाम नीचे लिखना है और प्लस प्लस करके भी लिखना है। साथ में ये जो सूत्र लिखा हुआ ये लिखेंगे और इसको सूत्र जानने के बाद इसको क्या पुकारते हैं, इसको 10 बार पढ़ोगे अपने आप याद रहेगा और पढ़ने भी आ जाएगा। ठीक है, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा तो ये लगेगा, जिंक के साथ ये लगा तो ये पढ़ेंगे, है ना, O3 लगा तो ये H लग गया तो बाइकार्बोनेट, है ना। तो ये सब अगर पढ़ लोगे तो तुमको पढ़ने के लिए समझ में आएगा केमिकल को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, सिर्फ Cu मतलब जान गए कि तांबा है, लेकिन उसके साथ जब कुछ जुड़ा हुआ है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसको क्या करोगे, छोटे छोटे रूप में जहां जहां लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और कुछ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो में हम करीब करीब नाम बोले हैं सबका, आप उसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। कॉपी में उतार के उसको नोट, समझ गए बात को। दूसरी बात, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेज नंबर 37 में ही दिया हुआ है, 36 से उसका आंसर भी दिया हुआ है तुम्हारा पीछे में। इस सभी को आपको याद कर लेना है। हम अगर टेस्ट नेक्स्ट कभी भी लेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे हम, तो उसमें ये सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा तुम लोग को बात, ये हुआ। और रिएक्शन भी रहेगा, इस तरह का रिएक्शन रहेगा, हम इधर वाला दे देंगे और इधर वाला नहीं देंगे। ठीक है, तुमको खुद करना है, इसको तुमको खुद समझना है कि सर क्या दे सकते हैं, एनीथिंग, ये जान लो। जो भी लेंगे क्वेश्चन हम ही सेट करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। इसलिए पढ़ना है बढ़िया से घर में। और इस बार जो टेस्ट हम जब भी घोषणा करेंगे उसमें जिसका 100% आएगा उसको इनाम रहेगा, गिफ्ट रहेगा, प्राइज रहेगा, फी के रूप में रह सकता है, 1 मंथ फी रह सकता है, हो सकता है 100 रुपया हो, या हो सकता है तुम्हारा एक कलम हो, एनीथिंग। जो प्राइज अनाउंस होगा वो प्राइज 100% वाले को होगा। और ये तुम सोचोगे कि सर का टेस्ट हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे, घर में तो खोज निकाल के लिख देंगे, तो तुम जितना देर खोजोगे उतना देर में तुम्हारा टाइम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खोजाना कब है, पहले। पढ़ना कब है, पहले। याद कब करना है, पहले। ये नहीं कि सर क्वेश्चन दिया व्हाट्सएप पर दनादन देख ले, तो आपसे पहले हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हो। अभी टीचर बनने में आपको समय लगेगा कि टेस्ट कैसे लेना है मुझे पता है। ठीक है ना, मैंने पिछला टेस्ट लिया, सब कोई अगर चीटिंग करके लिखते तो सबका 13 में 13 आता, 2 विद्यार्थी का ही 13 है। इससे पता चलता है कि तुम लोग सब पढ़ रहे हो और किसी ने भी चीटिंग करके नहीं लिखा टेस्ट, है ना। ये बहुत अच्छी बात है ना। हम लोगों की कोचिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बिना चीटिंग करके टेस्ट,
ऐसे ही अगला टेस्ट हम लेंगे, है ना। आशा करते हैं तुम लोग बहुत अच्छे ढंग से घर में पढ़ रहे हो, है ना, और अच्छे ढंग से पढ़ोगे जल्दी कोरोना भागेगा। थोड़ा खराब ढंग से पढ़ोगे तो कोरोना और लेट तक रहेगा, फिर तुम्हारा ये मैनुअल क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अच्छे ढंग से पढ़ने से ही जल्दी कोरोना भागेगा, तो मैनुअल क्लास स्टार्ट होगा। ओके, और प्रत्येक दिन अपने माँ पापा से स्टार्टिंग से लेके शुरू से ही डेली प्रत्येक दिन सुबह में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हारे अंदर और अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़े। और गर्म पानी प्रत्येक दिन पीना है। ओके, बाय।